हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उपन्यास शब्द दो शब्दों उप और न्यास के मेल से बना है और उपसर्ग का अर्थ होता है सामने या समीप, और जो ये न्यास शब्द है इसका अर्थ होता है धरोहर और रखना। यानी कि उपन्यास वह साहित्यिक रचना है जिसे पढ़कर लगे कि उसमें वर्णित घटना हमारे निकट की नहीं बल्कि हमारी है। दोस्तों, उपन्यास को हम आधुनिक युग का महाकाव्य भी कह सकते हैं। उपन्यास को यथार्थ और संभाव्यता के बीच की एक नई परिघटना भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम उपन्यास विधा के विषय के साथ कुछ प्रमुख उपन्यासकारों का इस विधा में क्या योगदान रहा तथा साथ ही उन उपन्यासकारों के संक्षिप्त परिचय पर चर्चा करेंगे। और उन उपन्यासकारों के नाम मैं आपको एक बार बता देती हूँ। लाला श्रीनिवास दास, प्रेमचंद, जैनेन्द्र, अज्ञय, फणीश्वर नाथ रेणु, श्रीलाल शुक्ल, धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा, मन्नू भंडारी, मंजुल भगत, चित्रा मुदगल। हम इन सभी उपन्यासकारों का उपन्यास विधा में क्या योगदान है, साथ ही साथ इनके विषय में संक्षिप्त जानकारी के विषय में आज के अध्याय में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं सबसे पहले उपन्यास होता क्या है। दोस्तों, हिंदी के आरंभिक उपन्यासों का निर्माण लोक साहित्य की आधारशिला पर हुआ और आधुनिक जीवन की विषमताओं ने जासूसी उपन्यासों की कथा को जीवन के यथार्थ में प्रवेश करवाया। दोस्तों, असत्य पर सत्य की विजय का सिद्धांत भारतीय संस्कृति का केंद्र बिंदु है और हिंदी के आरंभिक उपन्यासों में यह प्रवृत्ति मूल रूप से पाई जाती है। यानी कि हिंदी के जितने भी शुरुआत के उपन्यास है, जब उपन्यास लिखने की शुरुआत हुई थी तब के आप उपन्यास देखेंगे तो उसमें इस सिद्धांत को आप आसानी से देख पाएंगे। और हिंदी उपन्यास का जो आरंभ है वो माना जाता है श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु जो कि 1882 में है, उससे माना जाता है। आरंभिक उपन्यास अधिकतर तिलस्मी किस्म के थे। दोस्तों, हिंदी में सामाजिक उपन्यासों का आधुनिक अर्थ में जो सूत्रपात था वो मुंशी प्रेमचंद से हुआ। प्रेमचंद पहले उर्दू में लिखते थे, बाद में वे हिंदी की तरफ मुड़े। उनके उपन्यास हिंदी में आधुनिक सामाजिक सुधारवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की उपाधि भी मिली हुई है क्योंकि इन्होंने हिंदी साहित्य जगत को एक से बढ़कर एक उपन्यास दिए। हिंदी साहित्य को अनेक यादगार और समाज का आईना दिखाने वाले उपन्यासों की रचना प्रेमचंद ने ही की। और मनोवैज्ञानिक उपन्यासों के जनक जैनेन्द्र कुमार को माना जाता है। यानी कि जो ये जैनेन्द्र कुमार है, इनके जितने भी उपन्यास हैं वो मनोविज्ञान पर आधारित होते हैं। परख, सुनीता, कल्याणी आदि से अधिक इनके त्यागपत्र उपन्यास ने हिंदी में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी कि इन सभी का हम देख रहे हैं कि किस तरह से उपन्यास विधा में अपना अलग अलग योगदान है, इनका क्या महत्व है। किसी ने मनोवैज्ञानिक उपन्यास लिखे, किसी ने नारी को ध्यान में रखकर उनके ऊपर उपन्यास लिखे, किसी ने वृद्धों के ऊपर अपने उपन्यास लिखे। और जो वात्स्यायन अज्ञे हैं, इन्होंने अपने शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप और अपने अजनबी में उत्तरोत्तर गहराई और सूक्ष्मता उपन्यास कला में दिखाई। इनके जितने भी उपन्यास आप पढ़ेंगे उनमें आपको एक अलग ही तरह की गहराई महसूस होगी। साथ ही साथ जो उपन्यास लिखते वक्त ये शब्दों का और शैली का प्रयोग करते थे वो एक अपने आप में अनूठी होती थी। वैसे तो अज्ञे जी एक महान कवि रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने हिंदी साहित्य को अनेक उपन्यास भी दिए। जो श्री लाल शुक्ल हैं, ये हिंदी साहित्य में सामाजिक यथार्थ पर उपन्यास लिखने का जो आरंभ है वो इन्होंने ही किया और सामाजिक व्यंग्य पर भी ये उपन्यास लिखते थे। उनका प्रसिद्ध उपन्यास राग दरबारी इसी का एक जीता जागता उदाहरण है। और
हिंदी साहित्य में इस उपन्यास का एक प्रमुख स्थान है, प्रमुख योगदान है। निर्मल वर्मा को वैसे तो उनकी लघु कहानियों के लिए जाना जाता है, यानी कि जो ये निर्मल वर्मा है ये वैसे तो मुख्य रूप से लघु कहानियाँ लिखा करते थे, लेकिन अनेक उपन्यासों की भी रचना उन्होंने की। उनकी शैली में एक अनोखी कथा वस्तु होती है। जब भी हम इनके उपन्यास पढ़ेंगे तो हमें एक अलग तरह की कथा वस्तु पढ़ने को मिलेगी। देश विदेशों के भ्रमण के कारण इनके जो उपन्यास हैं उसमें पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। इनके जो उपन्यासों के पात्र हैं स्त्री और पुरुष, वे सभी अधिकतर उन्मत्त और सीमित संबंधों वाले पात्र हैं, क्योंकि इनके ज़्यादा जो ये यात्रा करा करते थे उसका जितना भी यात्रा करने के कारण इनके उपन्यासों में पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव पूर्ण रूप से दिखाई देता है। अब चलिए दोस्तों, धर्मवीर भारती का भी उपन्यास जगत में एक उल्लेखनीय नाम है। अपने उपन्यासों के माध्यम से इन्होंने सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्याओं को जागृत करते हुए बड़े ही जीवंत चरित्र अंकित किए हैं। इनके जितने भी चरित्र हैं वो हमें ऐसे महसूस होंगे जैसे कि वो हमारे आसपास, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले हैं। समाज की विद्रूपता पर व्यंग करने की क्षमता इनकी लेखनी में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और उनके मशहूर उपन्यास गुनाहों का देवता और सातवां घोड़ा पर इन पर फिल्म भी बनी है। अब चलिए हम जानते हैं फणीश्वर नाथ रेणु, मंजुल भगत, चित्रा मुद्गल, मनु भंडारी, ये जो चारों उपन्यासकार हैं ये सभी महिला लेखिका है, महिला उपन्यासकार हैं और महिला होने के कारण इन सभी ने अपने जीवन में लिखने के लिए बहुत सी समस्याओं का सामना किया, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने अपनी लेखनी का जादू बिखेरा। हिंदी की नवीनतम विधा आंचलिक उपन्यासों की है, जो कि शुरू होती है किससे? फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास मैला आंचल से। और मंजुल भगत जो थी, इनको कभी भी इनके परिवार का सहयोग नहीं मिला, बल्कि जब इनकी कोई पहली कहानी या उपन्यास आया छपकर तो इनके पति इनसे नाराज हो गए थे, लेकिन इन्होंने उसके बावजूद भी कई उपन्यासों की रचना की। स्त्री की प्रतिज्ञाओं के प्रत्येक पक्ष पर संपूर्ण जीवन, उनकी इच्छाओं सभी को अपनी लेखनी में इन्होंने स्थान दिया। उनके स्त्री पात्र सबल होते हुए भी नारी के परंपरागत तथा प्राकृतिक संस्कारों एवं दायित्वों से भागते नहीं हैं। और ये चित्रा मुद्गल जो हैं, इन्होंने भी अपने उपन्यासों में सामाजिक विसंगतियों के साथ वृद्धों के सम्मान के लिए अपनी कलम का प्रयोग किया। मनु भंडारी ने अपने उपन्यासों के माध्यम से स्त्री के मन को अंदर से छुआ। तो दोस्तों, ये हमने जाना कि किस प्रकार इन उपन्यासकारों ने उपन्यास विधा में अपना अपना योगदान दिया, किस तरह से इन्होंने एक विषय को पकड़ा और उस पर अच्छे अच्छे उपन्यासों की, प्रसिद्ध उपन्यासों की रचना की। चलिए अब हम इन्हीं सभी उपन्यासकारों के विषय में संक्षिप्त जानकारी, इनके संक्षिप्त परिचय के विषय में जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं लाला श्रीनिवास दास, जिन्हें कि हिंदी उपन्यास का जनक कहा जाता है। हिंदी के प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु, जो कि 25 नवंबर 1882 को जिसकी रचना हुई थी, उसका गौरव इन्हीं के पास है। और 1850 को मथुरा में जन्मे श्रीनिवास दास की मात्र 37 साल की आयु में मृत्यु हो गई थी। और इतनी कम आयु में मृत्यु होने के बाद भी इनका नाम हिंदी साहित्य में आज भी रोशन है। वे हिंदी, उर्दू, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी के अच्छे ज्ञाता थे। अब हम जानते हैं मुंशी प्रेमचंद, जिन्हें कि मुंशी प्रेमचंद को सम्राट की उपाधि भी मिली हुई है। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी में लमही गांव के एक साधारण परिवार में हुआ। ये एक बहुत ही गरीब परिवार में जन्मे थे और जल्द ही ये उपन्यास जगत के सम्राट बन गए। लिखने का इनमें इतना जुनून था कि जब ये अपने अंतिम क्षणों में मृत्यु शैया पर पड़े थे, रोग शैया पर पड़े थे, तब ये लेटे लेटे भी अपने कलम का प्रयोग करते रहते थे। और गद्य की सभी विधाओं में इनकी लेखनी का जादू देखा जा सकता है।
प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कर्म भूमि, गोदान के अलावा मंगलसूत्र इनका अंतिम अधूरा उपन्यास था, जिसे इनके पुत्र अमृत ने पूरा किया। और दोस्तों, इनके जितने भी उपन्यास हैं उनमें समाज प्रधान है और व्यक्ति गौण है। इन्होंने गरीबी को बहुत निकटता से देखा था। इनका खुद का जीवन गरीबी में बीता था, तो इसलिए इनके उपन्यासों के अधिकतर पात्र आप देखेंगे कि वो गरीबी से जूझते हैं। ये अपने उपन्यासों में किसी समस्या को यदि आरंभ में उठाते थे तो अंत में उस समस्या का समाधान भी अपने उपन्यास द्वारा प्रस्तुत किया करते थे। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं जैनेंद्र कुमार। इनका हिंदी उपन्यास के इतिहास में मनोविश्लेषणात्मक परंपरा के रूप में प्रसिद्ध जैनेंद्र कुमार का जन्म 2 जनवरी 1905 को अलीगढ़ के कोड़ियागंज में हुआ। उनके उपन्यासों में व्यक्ति का जीवन अधिक महत्वपूर्ण होता है। उपन्यासकार के रूप में इन्होंने कई उपन्यासों की रचना की, जैसे परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, विवर्त, सुखदा, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध आदि इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। और अपने सभी पात्रों की सामान्य गति में सूक्ष्म संकेतों की निहिति की खोज करके उन्हें बड़ी कुशलता से अपने उपन्यासों में प्रस्तुत करना इनका एक प्रमुख गुण माना जाता है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इनका जन्म 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश के कसिया पुरातत्व खुदाई शिविर में हुआ। ये प्रयोगवाद एवं नई कविता को साहित्य जगत में प्रतिष्ठित करने वाले कवि थे। एक अच्छे कवि होते, तार सप्तक आपने नाम सुना होगा, उसके जनक भी यही हैं। लेकिन कवि होते हुए भी करीब 5 दशक के अपने रचना संसार में इन्होंने कुछ उपन्यास भी लिखे। शेखर एक जीवनी, यह 2 भागों में लिखा गया उपन्यास है। नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी इनके उपन्यास हैं। मानवीय व्यक्तित्व की परिपूर्णता संबंधी दृष्टि इनके उपन्यासों में दृष्टिगोचर होती है। अब हम जानते हैं फणीश्वर नाथ रेणु के विषय में, जिनका जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के अररिया जिले में फॉरबिसगंज के पास ओराही हिंगना गांव में हुआ था। गांव चंवार की भाषा में ही अपनी बात लिखने वाले रेणु को हिंदी साहित्य में आंचलिकता को एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाने के लिए जाना जाता है। आप इनके कोई भी उपन्यास को पढ़ेंगे तो उसमें आपको गांव का माहौल पर जो वातावरण है वो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। वर्ष 1954 में प्रकाशित मैला आंचल उपन्यास इनकी कालजयी रचना माना जाता है। और रेणु की एक कहानी मारे गए गुलफाम पर तीसरी कसम नाम से एक प्रसिद्ध फिल्म भी बनी है। मैला आंचल, पटी परिकथा, जुलूस, दीर्घ तपा, कितने चौराहे इनके लिखे गए प्रसिद्ध उपन्यास हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं श्री लाल शुक्ल के विषय में, जिनका जन्म 31 दिसंबर 1925 को लखनऊ के पास अतरौली गांव में हुआ। बहुत से शोधार्थियों ने उनके साहित्य पर PhD की डिग्री भी प्राप्त की है। व्यंग्यात्मक लेखनी इनकी विशेषता थी। राग दरबारी उपन्यास इसका जीता जागता उदाहरण है। इसके अलावा इन्होंने सूनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, आदमी का जहर, सीमाएं टूटती हैं, मकान, पहला पड़ाव, विश्रामपुर का संत, बब्बर सिंह और उसके साथी, राग विराग उपन्यासों की रचना की। अगले उपन्यासकार धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर 1926 को प्रयागगंज में हुआ था और ये भारत के प्रसिद्ध हिंदी कवि, नाटककार, लेखक और विचारक थे। गुनाहों का देवता जो इनका उपन्यास था, यह इनका कालजयी उपन्यास बन गया है। और सूरज का 7वां घोड़ा प्रकाशन पर 1992 में श्याम बेनेगल ने इसी नाम से राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म भी बनाई थी। निर्मल वर्मा दोस्तों 3 अप्रैल 1929 को शिमला में जन्मे वर्मा एक प्रसिद्ध हिंदी लेखक, उपन्यासकार, कार्यकर्ता और अनुवादक थे। अपने 5 दशकों के करियर में इन्होंने अनेक गद्य की विधाओं की रचना की थी। इसके साथ साथ इन्होंने 5 उपन्यास भी लिखे थे। रात का रिपोर्टर, एक चिथड़ा सुख, लालटेन की छत और वे दिन उनके बहुचर्चित उपन्यास हैं। वर्ष 2002 में भारत सरकार ने साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया था।
अब जानते हैं हम मन्नू भंडारी के विषय में। 13 अप्रैल 1931 को मध्य प्रदेश में जन्मी मन्नू भंडारी नई कहानी के मशाल धावकों में से एक थी। आम जनजीवन में वे जितनी सरल दिखती थी, उनका लेखन उलट उतना ही गहरा है। आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान, महाभोज इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। दोस्तों, स्त्रियों के अधिकार, उनके स्वतंत्र व्यक्तित्व और उनकी विशेषताओं का वर्णन इनकी रचनाओं में आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। अब हम जानते हैं मंजुल भगत के विषय में। इनका जन्म 22 जून 1936 को मेरठ में हुआ और लेखन में परिवार से इन्हें कोई सहयोग नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने अनेक रचनाएं लिखी और साथ ही साथ पारिवारिक जीवन में अनेक समस्याओं को झेलते हुए भी उन्होंने अनारों के अलावा बेगाने घर, टूटा हुआ इंद्रधनुष, लेडीज क्लब और खातुल जैसे प्रसिद्ध उपन्यासों की रचना की। अंतिम उपन्यासकार आज का है चित्रा मुद्गल। वर्ष 1943 को चेन्नई में जन्मी मुद्गल हिंदी साहित्य की वरिष्ठ कथा लेखिका हैं। दोस्तों, भारतीय संस्कृति की रक्षक मुद्गल की रचनाओं में समाज की हर छोटी बड़ी विसंगतियां सहजता से लक्षित हो जाती हैं। वृद्धों के सम्मान की लड़ाई लड़ते हुए उन्होंने अपनी कलम का प्रयोग किया, यानी कि आप इनकी जितनी भी रचना पढ़ेंगे उसमें कहीं ना कहीं वृद्धों के सम्मान के लिए इन्होंने क्या क्या सोचा, क्या करा, यह सब देखने को दृष्टिगोचर हो जाएगा। आवा, गिली गडू, एक जमीन अपनी, नग कटोरा, पोस्ट बॉक्स नंबर 203, नाला सुपारा इनके चर्चित उपन्यास हैं और समाज में हर तबके में स्त्रियों की स्थिति का उल्लेख उनके उपन्यासों में मिलता है। तो दोस्तों, ये हमने आज के अध्याय में कुछ प्रमुख उपन्यासकारों का उनके संक्षिप्त परिचय और साथ ही साथ उनका उपन्यास विधा में क्या योगदान है उसके विषय में चर्चा की। दोस्तों, इस विषय पर मुझे किसी विद्यार्थी का काफ़ी समय पहले, हफ्ते भर पहले आया था लिखने के लिए कि आपको इस पर एक वीडियो बनाना है, लेकिन मुझे किसी कार्य में व्यस्त होने के कारण मैं इस वीडियो को थोड़ा देर से अपलोड कर पा रही हूँ। उनसे मैं क्षमा चाहती हूँ। आगे से कोशिश करूँगी कि जो भी आप प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछेंगे मैं उसे शीघ्र ही अपलोड कर सकूँ। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।